द्रव्य गुण पर्याय का विषय अपना चल रहा है। द्रव्य गुण पर्याय का अपना विषय चल रहा है। उसमें द्रव्य का वर्णन पूरा देख चुके थे, गुणों का भी देख चुके थे, पर्याय का भी लगभग पूरा हो गया था। एक आध दो पॉइंट बाकी हैं, वो अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर का बता दूंगा, पेपर में क्या आना है कैसा आना है। चल, अब तक पर्याय की परिभाषा हमने देखी। पर्याय की परिभाषा क्या है? ठीक है, गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों में ही जो परिणमन हो रहा है, गुणों का ही जो कार्य हो रहा है, उसकी ही जो अवस्था बदल रही है, उसी बदलती हुई अवस्थाओं को अपन पर्याय कहते हैं। फिर कल हमने देखा था कि ये जो पर्याय हैं, इनका एक लक्षण भी बांधा था। उसमें 2 पॉइंट देखे थे, उत्पाद और व्यय, कि भैया जहाँ पर उत्पाद होगा वहाँ पे व्यय होगा ही होगा, जहाँ पे व्यय होगा वहाँ पर उत्पाद होगा ही होगा। ऐसे उत्पाद और व्यय इन लक्षणों सहित वह पर्याय होती है। और जो इसका ये उत्पाद और व्यय होता है, ये एक समय में भी होता है और अलग अलग समय में भी होता है। एक समय में होगा तो 2 पर्यायों की अपेक्षा एक समय में होगा, और एक पर्याय की अपेक्षा अलग अलग समयों में उसका उत्पाद व्यय होगा। फिर इसके बाद हमने पर्याय के भेद देखे थे। एक भेद देखा था कि ये जो पर्याय है, पर्याय एक तो क्रम से होती है, एक सहभाव वाली होती है। एक सहभाव और क्रम भाव। सहभाव पर्याय को हम गुण कहते हैं, क्योंकि जो साथ में रहे वो गुण हो गए, और क्रम भावी पर्यायों को पर्याय कहते हैं। इसके बाद और भी भेद देखे थे, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन के भी 2 भेद देखे थे, स्वभाव विभाव, और अर्थ के भी 2 देखे थे, स्वभाव और विभाव। इतना हो गया था, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 8 कर्मों में तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में क्रोध कषाय के कारण जो होगा वो कौन सी पर्याय है? 8 कर्मों में मोहनीय कर्म तीसरे नंबर का है। उसमें क्रोध कषाय के कारण जो होगा वो कौन सी कषाय है, वो कौन सी पर्याय है? हाथ खड़ा करना केवल। हाँ, विभाव अर्थ पर्याय होगी। क्यों होगी? हाँ, तो यहाँ पे राग नहीं आएगा, प्रदेशत्व बनना है। क्यों? कैसे हुआ अलग हुआ? प्रदेशत्व नहीं जाएगा तो कौन से गुण में जाएगा? ये क्रोध करते तो लाल नहीं रहता, शरीर कांपने नहीं लग जाता, तो आकार नहीं आता उसका है। अपन भी जब किसी को डराते हैं तो भूत बन के डराते हैं, तो आकार का ही डराते हैं। क्रोध होता तो हंसते हंसते करते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तो आकार तो उसमें भी आए अपने। बैठो। हाँ, सरल होकर बोलो। स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय होगी। अच्छा, कर्मों के साथ होती है इसलिए। अगर आप स्वभाव व्यंजन पर्याय कहोगे तो फिर तो हमारा डांटना बेकार हो जाएगा, है? सॉरी, विभाव व्यंजन पर्याय ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, फिर हमारा डांटना बेकार हो जाएगा, क्योंकि डांटने में हम भूत तो बनते नहीं है। तो कर्मों के साथ हो रही तो क्या हो गया? कर्मों के साथ हो रही तो अर्थ भी कह देंगे हम तो। बैठो। विभाव अर्थ पर्याय है। वो भैया तो बैठ गए विभाव अर्थ पर्याय के। क्योंकि ये दर्शन गुण है ना, उसकी विकारी पर्याय है। अच्छा, दर्शन गुण की विकारी पर्याय है। दर्शन गुण की है, ठीक है। बैठो। संकेत के पीछे श्रेयांश बोलो। विभाव अर्थ पर्याय है ना, कैसे? कैसे 40 गुण की पर्याय कैसे है? अगर 40 गुण की पर्याय हुई तो फिर तो स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी।
ये चायत गुण की विपरीत पर्याय। विपरीत कैसे है? विभाव है, पक्का? बैठो। आसान सा है जो आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बस थोड़ा तर्क युक्ति अपने पास होंगी तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी, है ना? चलो आगे देखते हैं। किसका? अच्छा इसी का। देखो क्रोध है कषाय, कषाय स्वभाव है विभाव, कषाय खुद के लिए विभाव है, मतलब चाहे व्यंजन का हो या अर्थ का हो, दोनों में ही विभाव के ऑप्शन में जाएगा। अब देख लेते भाई, क्रोध है तो क्रोध हम शरीर के आकार को नहीं कहते, भले ही उसमें शरीर का आकार भी बनता है, ठीक है ना? आंखें लाल होंगी, शरीर कांपेगा, अगर उस चीज़ को देखेंगे तो विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे, ठीक है? पर अभी हम आकार को नहीं देख रहे हैं, हम क्रोध कषाय को देख रहे हैं जो भावों में हो रही है। तो भावों में हो रही है मतलब वो प्रदेशक गुण के कारण तो हो नहीं रही है, अन्य किसी गुणों के कारण हो रही है, तो वो विभाव अर्थ पर्याय में जाएगी। अन्य कौन सा गुण है? तो चारित्र गुणों का नाश करके वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है? अब देखो ये जो पर्याय है ना, पर्याय के और भी भेद होते हैं। इन्हीं पर्यायों के भेदों को हम द्रव्य गुण पर्यायों का भेद करके देखेंगे, ठीक है? जैसे पर्याय का द्रव्य के आधार से भेद करेंगे, गुण के आधार से भेद करेंगे और पर्याय के आधार से भेद करेंगे। बता रहा हूँ कैसे, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है? हो सकता है बस यहाँ पर नाम चेंज हो, विषय अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है? जो अपन ने देखा ना, इसलिए कठिन नहीं है ज़्यादा, एकदम आसान है, ठीक है? पर्याय नाम तो सुना ही है, द्रव्य गुण पर्याय भी नाम सुना है, दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अब देखो यहाँ पर द्रव्य है, द्रव्यों में अपन बोलते हैं ना जाति अपेक्षा ये 6 इतने इतने इतने, तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को जाति खड़ी करनी है, ठीक है? देखो यहाँ पर है द्रव्य जाति, यहाँ पर भी जाति है। अब इसके आगे एक शब्द लिख लेना समान, और यहाँ पे शब्द लिख लेना लो, आई गया? आसान है। अब देखो समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, नाम ख्याल में आ रहा है? थोड़ा लंबा हो गया पर कठिन नहीं है, दोबारा से। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है? ये दो पर्याय हैं अलग अलग प्रकार का। ये वर्णन आया है प्रवचन सार में 93 में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है, ठीक है? देखो समान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति से क्या समझ रहे हैं आप? कि जीव और पुद्गल समान जाति हुई, धर्म समान जाति हुई? नहीं ना। तो समान जाति में अपन को जीव जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये ही लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो समान जाति होगी, अभी पर्याय की बात नहीं की मैंने, ठीक है? अब इन दोनों समान के मिलने से जो एक पर्याय उत्पन्न होगी वो कहलाएगी समान जाति द्रव्य पर्याय। और ऐसी ये समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल में ही घटित होगी, है ना? क्योंकि दो जीव नहीं मिल सकते, ठीक है? दो धर्म तो वैसे ही एक है, उसमें दो होगा ही नहीं, तो मिलने की तो बात ही नहीं है। अधर्म भी एक ही है, मिलने की बात नहीं है। आकाश भी एक है, उसमें भी मिलने की बात नहीं है। काल अलग अलग है पर मिलते नहीं हैं, तो ये केवल मिलने की बात पुद्गल में ही घटित होती है। अब पुद्गल में भी हम इस पर्याय में क्या डालेंगे? तो परमाणु एक अलग है, वो तो मिले ही नहीं है ना। एक परमाणु और दूसरा परमाणु ये होगा समान जाति, और एक परमाणु स्वयं में द्रव्य है, दूसरा परमाणु स्वयं में द्रव्य है। दोनों द्रव्यों को अपन ने मिला दिया और दोनों समान जाति वाले द्रव्य थे, तो दोनों को मिलाकर जो पर्याय प्रकट हुई वो कहलाएगी समान जाति द्रव्य पर्याय। तो क्या पर्याय प्रकट हुई? स्कंद की पर्याय अपनी प्रकट हुई। आ रही बात ख्याल में? आगम का हंसी आ रही है, क्यों? जो कर रहा हूँ क्या? अच्छा आनंद आ रहा, आनंद कैसी है क्या बात, बढ़िया, आना चाहिए फिर तो। नहीं देखो समान में और भी ले सकते हैं, मतलब दो भी ले सकते हैं, 3 4 संख्यात असंख्यात अनंत कितने भी ले सकते हैं, बस समान जाति वाले होने चाहिए, ठीक है?
आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें शब्द आए हैं द्वि अणुक, त्रि अणुक, चतुर अणुक, ऐसे शब्द आए हैं वहाँ पर। ठीक है, प्रवचन में मेरे ख्याल से ये विषय आ चुका है ना, पढ़ा होगा। अच्छा अभी आया है क्या? लो फिर तो ज़्यादा ही लाभ हो गया। ठीक है, समान जाति द्रव्य पर्याय, आगे बात इतनी समझ में। अब ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, असमान जाति, तो असमान में मतलब हमें दो अलग अलग द्रव्य लेने हैं। जैसे जीव के साथ पुद्गल को, जीव के साथ धर्म को, जीव के साथ अधर्म को, जीव के साथ आकाश को, जीव के साथ काल को। तो ये असमान जाति वाले हुए ना, तो असमान जाति होंगे। वैसे ही पुद्गल धर्म को ले लो, पुद्गल आकाश को ले लो, पर संभव किन किन में है? तो संभव है जीव और पुद्गल में, इन दो द्रव्यों में ये संभव है, किसमें? असमान जाति द्रव्य पर्याय में। जैसे मैं कहूँ हमारी जो मनुष्य पर्याय है ना, अब ये मनुष्य पर्याय केवल पुद्गल को आप नाम नहीं दे सकते हो। अगर जीव निकल गया तो इसको मनुष्य कह नहीं, कोई नहीं कहेगा, मृत कह के जला के हट जाएंगे। और केवल जीव बिना शरीर के अब यहाँ पर रहेगा नहीं। ठीक है, तो हम उसको मनुष्य आदि नहीं कहेंगे। तो इसमें हमें जीव और पुद्गल को मिलाना पड़ेगा। तो हमने मिलाने के बाद उसको मनुष्य कहा, मिलाने के बाद देव कहा, नारकी कहा या त्रेंच कहा। तो ये होगा अपने असमान जाति वाली द्रव्य पर्याय। ठीक है, एग्जाम्पल में मनुष्य आदि लिख लेना। ये खाली जीव और पुद्गल में क्यों हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो फिर तो जीव और धर्म द्रव्य में भी तो। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। इन्होंने बोला भैया हम चल रहे हैं तो वहाँ पे धर्म द्रव्य भी तो निमित्त बन रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हम निमित्त की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो अभी जीव और पुद्गल एक में एक हो गए हैं, एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया है ना। जीव का कर्मों का एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया, मतलब दोनों की मिलकर ये अवस्था प्रकट हुई है, तो वो बात है। ठीक है ना। फिर तो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे अपन लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में सारी चीज़ तो मिलती हैं, मम्मी के हाथ भी मिलते हैं, नहीं मिलते ना। अपन बोलेंगे लड्डू में क्या क्या डला है, सब कुछ गिना देंगे, मम्मी के हाथ नहीं गिनाएंगे, पर निमित्त तो थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर धर्म द्रव्य निमित्त तो है, पर वो मिला हुआ नहीं है। मिले तो केवल जीव और पुद्गल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जीव और पुद्गल को ही लिया मनुष्य आदि पर्यायों में। आगे समझ में? ठीक है, एक बार नाम दोबारा से याद कर लेना। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, हो गया पूरा। पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशन नहीं लिखी, यही लिखी, क्योंकि वो वहाँ की शब्द बोलूँगा तो बहुत कठिन पड़ जाएंगे। ठीक है, अपन को अभी वो नहीं, अभी तो विषय समझना है। ठीक है, विषय समझ में आ गए तो फिर तो भाषा कहीं पे कुछ भी लिखी हो पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब देखिए आगे गुण, मिटा दो ना। गुण की भी ऐसी दो पर्याय हैं, पर उसमें समान और असमान नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी क्लास में पढ़े ना उत्साह के साथ, इससे यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं ना, भले मुझे पता आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से सुन रहे होगे, पर नहीं सुनना। आपको मज़ा आ रहा है पर सामने वाले को ऐसा लग रहा है इसको तो बोर सा लग रहा है, या तो नींद आ रही है तब ऐसे सुन रहा है, या तो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अपना तो देखना ही है, सामने वाले का भी देखना है। यहाँ पर गुण में अपन पहले दो चीज़ें देख के आ चुके हैं, स्वभाव और विभाव। ठीक है, वो ही नाम यहाँ पर है। ठीक है, स्वभाव और विभाव। क्या है? स्वभाव और विभाव। पूरा नाम क्या बन जाएगा? स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय। दोबारा, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। आगे ख्याल में? अब यहाँ पर ये जो अपन ने स्वभाव लिया और विभाव लिया, यहाँ पर जो अपन पहले पढ़ के आ चुके थे, है तो वही, पर वहाँ पर थोड़े कठिन शब्दों में कहा है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं। ठीक है ना, कि क्या होता है, कैसे होता है। आपको अभी जितना अनुमान लग रहा है, स्वभाव से जो शुद्धता रहती है वो स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव गुण पर्याय। सॉरी, ठीक है। अब स्वभाव में भी आप स्व ले लेना। ठीक है, स्व के निमित्त से जो पर्याय होगी वो स्वभाव अर्थ पर्याय, और पर के निमित्त से जो, या लिख ही लो, है ना, स्व के निमित्त से जो
हानि वृद्धि होगी और पर के निमित्त से जो हानि वृद्धि होगी। बता रहा हूँ ये क्या है, ठीक है, नहीं आया होगा समझ में। देखो पर्याय का मतलब क्या है, गुणों का परिणमन है। उसका लक्षण क्या था, उत्पाद व्यय, मतलब उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, मतलब परिवर्तन हो रहा है ना उसमें। और हानि वृद्धि भी क्या बता रही है, परिवर्तन को ही बता रही है ना, द्रव्य नहीं, हाँ उत्पाद व्यय। तो चाहे वो स्वभाव हो विभाव हो, इसमें भी हानि वृद्धि होगी, इसमें भी हानि वृद्धि होगी। बस स्वभाव में हम कहेंगे वो 100 के निमित्त से होती है, तो हमने उसको स्वभाव पर गुण पर्याय कह दिया, ठीक है। और पर के निमित्त से होती है उसे हमने पर विभाव गुण पर्याय कह दिया। आपने एक अगुरु लघुत्व गुण का नाम सुना है? कहाँ पर सुना है? 6 सामान्य गुण में, और कहीं पे? एक सिद्धों के गुणों में सुना है ना। एक जगह और होता है अगुरु लघुत्व, किसमें? नहीं, अगुरु लघुत्व गुण एक और होता है, वो क्या कराता है, वृद्धि और हानि कराता है। अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप तो केवल शब्दों से परिचित हो जाना, ठीक है ना। ठीक है, आपने सुना होगा षट गुणी हानि वृद्धि, सुना है ना। तो वही ये काम है। गोष्ठी में आया था, हाँ अच्छा, एक वक्ता का तो पूरा विषय था, है ना, भैया का। और बाकी भी आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रखना आप सब, ठीक है। क्या है, हानि वृद्धि, षट गुणी हानि वृद्धि, मतलब 6 प्रकार से उसमें हानि होती है और 6 प्रकार से उसमें वृद्धि होती है, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती है, ठीक। तो ये जो हानि वृद्धि हो रही है, ये गुण के कारण ही तो हो रही है, और ये गुण स्व का है, तो स्व के कारण उसमें हानि वृद्धि हो रही है, और हानि वृद्धि पर्याय है, तो इसलिए हमने इसे स्वभाव गुण पर्याय कह दिया। अब ऐसे ही हमारे में हानि वृद्धि हो रही है पर के निमित्त से हो रही है, ठीक है, तो पर के निमित्त से वाली विभाव गुण पर्याय में चले जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान तो हमारा प्योर है, तो उसमें हानि वृद्धि कर्मों के क्षयोपशम के कारण हो रही है, तो कर्मों का क्षयोपशम उसमें निमित्त बना, तो कर्मों का क्षयोपशम पर है, तो हम उस क्षयोपशम को कह देंगे, क्षयोपशम रूप पर्याय को विभाव गुण पर्याय। हाँ, ये उदाहरण केवल आपको इससे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो स्व के गुण से हो या अगुरु लघुत्व गुण से हो, वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, वरना पहले हमें इसको जानना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो इसको अपन को विस्तार नहीं करना है, केवल शब्दों से परिचित हो जाइए, ठीक है। भेद आ गए समझ में? देखिए आपको लग रहा हो भेद ही भेद तो पढ़ रहे हैं, पर भेदों के माध्यम से हम पर्याय का स्वरूप ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे, पूरा आगे समझ में, एक बार और बता दो, ठीक है। देखो गुण, स्वभाव और विभाव 2 प्रकार के। इसमें जो हम पहले समझ के आए थे, स्वभाव मतलब ज्ञान दर्शन, वो स्वभाव, उनकी जो पर्याय वो स्वभाव है, और उनकी जो विकारी पर्याय है मोह राग द्वेष वगैरह है, वो विभाव है। यहाँ पर दूसरी अपेक्षाओं से स्वभाव और विभाव घटित किया है। यहाँ पर हानि वृद्धि को लक्ष्य में रखकर स्वभाव और विभाव घटित किया है। यदि वो हानि वृद्धि स्व से हो रही है तो उसे स्वभाव कहेंगे, यदि यह हानि वृद्धि पर के निमित्त से हो रही है, कर्मों के निमित्त से हो रही है, तो उसे विभाव गुण पर्याय कहेंगे। इस हानि वृद्धि में तो कर्मों का आश्रय और कर्मों की निर्जरा भी आ सकती है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। अभी जो अपनी पर्याय एक प्रकट हो रही है ना, वो पर्याय किसके निमित्त से प्रकट हो रही है, तो कर्मों के कारण प्रकट हो रही है, बस उसमें अपन को कारण देखना है। अब वो कारण में निर्जरा भी हो सकता है, संवर भी हो सकता है, आश्रम भी हो सकता है, क्या क्या फला, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। जो अब मैंने अभी आपको 2 अगुरु लघुत्व बताए ना, ये तीसरा अगुरु लघुत्व है, ये उन 2 में नहीं है, ठीक है, ये तीसरा है। इस तीसरे के कारण ये हानि वृद्धि होती है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाओ, ठीक है, उत्सुकता हो रही है, अच्छी बात है, ठीक है, पर अभी इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। इतना आ गया समझ में? अब चारों नाम दोबारा से याद कर लेना, समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय। हो गया क्लियर? अब देखो अगला जो पर्यायों की अपेक्षा है वो भी बहुत आसान है,
देखो पर्याय की अपेक्षा जो है वो भी बहुत आसान है। देखो मार्कर बोल गया, बस करो। क्या आपकी बात, मन की बात मार्कर बोल रहा है क्या यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है, कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना हो, इसकी विभाव गुण पर्याय हो गई हो। देखो अब इसमें जो पर्याय है ना, अभी अपन ने स्वभाव से नाम लिया था, अब इसमें सब कुछ छोड़ देंगे, केवल स्वपर्याय और परपर्याय। ठीक है, स्व समय और पर समय आपने सुना होगा। ठीक है, स्व समय में से स्व ले लेना, पर समय में से पर ले लेना, और समय की जगह पर्याय जोड़ देना, तो स्व पर्याय और पर पर्याय जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आखिरी है। ठीक है, इसके बाद और भेद नहीं बताऊंगा। स्वपर्याय और परपर्याय है। अब इसमें क्या होता होगा भैया, सारी चीज़ तो हमने पढ़ ली, अब क्या बाकी रह गया? तो देखो जो पढ़ लिया है ना, वह उन्हीं को यहाँ पर बताया है दूसरे शब्दों में कि स्वपर्याय में जो पूर्ण पर्याय हो गई ना, उन्हें हम स्वपर्याय में लेंगे। ठीक है, जो पूर्ण हो गई हैं, जैसे केवल ज्ञान आदिक। ठीक है, केवल ज्ञान के साथ जो होंगी वो पूर्ण ही होंगी, तो उनको हम स्वपर्याय में ले लेंगे। और पर पर्याय में जो अपूर्ण हैं, अशुद्ध हैं, उनको भी अपन पर पर्याय में ले लेंगे। क्या? हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और भी जो भी अनेक गुणों की जो भी हैं, वो सारी पर्याय इसमें आ जाएंगी। अब इसमें वो सब कुछ इकट्ठा आ जाएगा। इसमें तो केवल अपन ने दो ही भेद किए हैं, स्व और पर, बाकी के ज़्यादा विस्तार में नहीं गए। उसमें तो अपन एक के अंदर एक जाके निकाला था, इसमें तो केवल स्व और पर है। ठीक है, आगे ना समझ में, या पूर्णता अपूर्णता की दृष्टि से कर लेना। अब आप कहोगे भैया शुद्ध शुद्ध को तो छोड़ ही दिया है, तो अगला भेद बना लो। ठीक है, एक शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, इसको समझाने की आवश्यकता है। शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। ठीक है, शुद्ध पर्याय जो मोक्ष मार्ग में आपको आगे बढ़ाए, शुद्ध पर्याय मोक्ष मार्ग में पीछे खचिटे, तो अशुद्ध पर्याय। ठीक है, मतलब कर्मों से रहित जो अपने गुणों की निर्मल पर्याय है वो शुद्ध पर्याय हो जाएगी, वही अपन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगी। ठीक है, और कर्मों के साथ जो पर्याय है वो अपन को मोक्ष मार्ग में रोकेगी, तो वो अशुद्ध पर्याय। ठीक है, जैसे कषाय 16 प्रकार की होती हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो अभी उसका पूरा ही अशुद्ध रूप परिणमन चल रहा है। ठीक है, चौथे गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी कम हो गई, तो उतना उसका शुद्ध परिणमन है, उतनी शुद्ध पर्याय है, बाकी की अशुद्ध है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो शुद्ध बढ़ती जाएगी, अशुद्ध घटती जाएगी। समझ में आ गए शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। चलो ठीक है, ये तो हो गया पूरा अपना पर्यायों का। हाँ, ये पुद्गल पे भी अपन घटित कर सकते हैं 100 पर को। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी पूर्णता नहीं, इसको अभी जीव तक सीमित रखिए। ठीक है, क्योंकि पुद्गल का भी देखने को नहीं मिला, इसके एग्जाम्पल में भी केवल जीव के ही मिले थे। ठीक, इसलिए बताऊंगा, इसको देख के बताऊंगा। ठीक, पुद्गल पे भी घटित होगा या नहीं होगा, अभी जीव तक इसको सीमित रखिए। शुद्ध अशुद्ध ये तो पुद्गल में भी हो सकता है, वाक्यों में भी हो सकता है। ठीक है, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। इसके बाद एक और है जो अपन देख चुके हैं, केवल नाम पढ़ लेते हैं। आप में से परीक्षा मुख का 5वां अधिकार पढ़ा है, परिच्छेद 5वां नहीं, चौथा। उसमें कोई 2 शब्द आए हैं और एक आध शब्द तो किसी ने बोला अभी, त्रियक और ऊर्ध्व और त्रियक आए ना 2 शब्द। हाँ, तो ऐसी पर्याय के भी अपन 2 भेद कर लेंगे। ठीक है, ऊर्ध्व और त्रियक। अब ऊर्ध्व और त्रियक का मतलब बताना है क्या? बताना है। ठीक है, देखो ऊर्ध्व मतलब ऊपर। ठीक है, ऊर्ध्व में अपन ऊपर नीचे जाएंगे। ठीक है, त्रियक में ऐसा जाएंगे। टेढ़ा मतलब वही टेढ़ा है।
ठीक है ना। ऊर्ध्व में ऊपर की साइड जाएंगे और त्रियक में मतलब बिछा हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऊर्ध्व में देखें तो ऊर्ध्व में तो समस्या है नहीं, एक पर्याय का नाश दूसरी प्रकट, उसका नाश तीसरी प्रकट, तो ये ऊर्ध्व जाते जा रहे हैं ना। जैसे अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक पे पैर रखा दूसरे पे पहुँचे, फिर उसको छोड़ेंगे तो तीसरे पे पैर रखेंगे तीसरे पे पहुँचेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे आगे पैर रखेंगे आगे पहुँचेंगे। तो वैसे यहाँ पर एक को छोड़ा फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर छोड़ा फिर ऊपर बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई अपनी ऊर्ध्व पर्याय। मतलब एक एक गुण की अपेक्षा देखें अलग अलग समयों की अपेक्षा, तो ये ऊर्ध्व पर्याय है, ठीक है। या इसके ब्रैकेट में लिख लेना विभिन्न समयों की अपेक्षा, विभिन्न समयों की अपेक्षा। और त्रियक में एक समय की अपेक्षा और सभी गुण। अब देखो एक समय में एक गुण की पर्याय एक होगी, दूसरे गुण की पर्याय तीसरे गुण की एक होगी। अब ये जो सारी एक एक पर्याय हो रही है ऊपर नीचे है क्या? नहीं है, एक साथ है ना। मतलब एक ही समय में वो सारी की सारी पर्याय हैं, ठीक है। तो एक समय में और सभी गुणों की पर्याय होंगी, वो होगी अपनी त्रियक पर्याय, ठीक है। और एक गुण की अपेक्षा देखें, एक का नाश दूसरे का उत्पाद, दूसरे का नाश तीसरे का उत्पाद, तो वहाँ पर ऊर्ध्व पर्याय घटित होंगे। अपन को विषय क्लियर था, केवल आगम के शब्दों से भी परिचित हो जाएं, इसलिए ये सब कुछ बताया था, ठीक है। एक बार देख लो पूरा शुरू से अब तक। पेपर का बता दूं? टाइम तो बहुत है अभी। अच्छा जल्दी छोड़ दूँ क्या? चल फिर 5 मिनट पहले पढ़ लो, देख लो शुरू से देख लो, है ना। और पॉइंटों के माध्यम से याद रखोगे तो पूरा याद होगा, ठीक है ना। इसलिए हर एक पॉइंट के आधार से पढ़ाया है यहाँ पे। और जैसे चार्ट बनाए वैसे चार्ट में भी याद रखना। और जो पेपर बनाया है आपने, कितने पेज के नोट्स बने पूरे अब तक? क्या मजाक कर रहे हो? अरे मेरे इस क्लास के इतने सारे, इतना सारा कहाँ से बनते हैं? 10 पेज, 15, 5, 3। आगम ने तो सूत्र लिखे होंगे, है ना। 6 महावीर के 6, 3 9, 8 पराग के 7। चलो सबसे कम 3 और सबसे ज़्यादा 16 से ज़्यादा है किसी के? उसकी राइटिंग भी उसके जैसी होगी। 16 है, आयुष की भी 16 है। 17, आदि की 17 है। 11, 10, चलो 3 से लेके 17 तक। आदर्श 14 है, चलो बहुत है। अब 3 से 17 तक जो भी आपने पॉइंट निकाले हैं ना, हाँ ठीक है, वो पूरा पेपर में आएगा। मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए पेपर में आने से। और पेपर रहेगा 2 पेज का। स्टार्टिंग में जो आपने विभाजन बताया था
सब 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 पूरा 3 से लेके 17 पेज तक जितना भी लिखा है वो पूरा आएगा पेपर में, और पेपर रहेगा 2 पेज का, 30 मार्क्स का रहेगा, पौन घंटे का रहेगा। क्या प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका के सब उसमें ही है। प्रारूप को मत बता दे तो समझ ही खराब हो जाएगा। इतना अच्छा तो बता दे जो आपने लिखा है उसमें से ही आना है। मजा नहीं आएगा आपको? अच्छा चलो बता देता हूँ, ठीक है। नहीं रहने तो चालू हो। कहाँ पे जाती है? अच्छा ये ऑनलाइन जाती है कि पूरी अपनी? बाद में भेजते हो क्या? अच्छा रात में अपलोड, ठीक है। क्या?